गुड आफ्टरनून सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो है सीजीपीएससी जो मेंस का जो हमारा टारगेट है, जो मई में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमारे एकेडमी के द्वारा जो उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज का जो बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो उसी में हम आज क्लास में जो है पेपर 4 के अंतर्गत जो हमारा भाग 2 जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, उसको यहाँ पर हम उसके क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्व करना रहता है और किस तरीके से वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर सॉल्व करना रहता है, जिससे कि आप वहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स वहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं। भावना जी गुड आफ्टरनून, बाकी लोग भी जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे इस सेशन की क्लास में। तो आज हम जो है, जैसे कि आप लोग को पता है कि 22 फरवरी को जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो मेंस का जो टाइम है आपका, सीजीपीएससी ने जो अपने कैलेंडर के हिसाब से वो मई में आपका डिसाइड किया हुआ है, डेट दिया हुआ है। तो टाइम आप लोग के पास बहुत कम है। टाइम आप लोग के पास इस बार सीजीपीएससी ने बहुत कम दिया है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी क्या है 2 हफ्ते लेट से सीजीपीएससी ने कंडक्ट किया है। उसके बाद जो मेंस का टाइम है वो जो पहले लेता था उसी टाइम पे रखा है। तो जो दोनों के बीच गैप है वो क्या है कम हो गया है, तो जिससे क्या है आपको क्या है टाइम कम मिला है मेंस का। तो जिसमें आपको जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने प्रीलिम्स के पहले जो जितनी थ्योरी है वो आपने पढ़ ली होगी। तो ये वाले जो सेशन, ये वाले जो 2-3 महीने हैं, उसमें आपको केवल आंसर राइटिंग और जो मेंस की जो प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग के थ्रू और रिवीजन जितना हो सके, ये 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है, आंसर राइटिंग और रिवीजन पे। तो इन 2 चीज़ों पर फोकस करते हुए ही हमारी एकेडमी ने आपके लिए एक बैच तैयार किया है जो है उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज, जिसमें आपको सिलेबस का पूरा कवरेज आपको उत्तर लेखन के माध्यम से आपको करवाया जाएगा और पूरा यहाँ पर लिख कर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी अप्रोच वहाँ पर होनी चाहिए उत्तर लिखते समय। ठीक है, जिससे कि आप क्या है वहाँ आप एग्ज़ाम में क्या है अच्छे से अपने उत्तर को रिप्रेजेंट कर पाएँ और आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे मिलने की उसमें संभावना आपकी रहे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमी ने ये बैच लॉन्च किया है। जी गौरी जी, मेरा फर्स्ट क्लास है आज मैथ्स का, उसके बाद इसके बाद जो है इकोनॉमी का क्लास भी है। ठीक है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डील करना है। आपको एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है मान लो मैथ्स का, तो उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाकर, उसको बेस बनाकर आप अपनी तैयारी को यहाँ पर उत्तर लेखन के रूप में यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो पूरा पैटर्न है, जो आंसर शीट आपको जो वहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पैटर्न को यहाँ पर अपनाया गया है यहाँ पर, जिससे कि क्या है आपको यहाँ पर जैसे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर बताएंगे आप लोग को, तो जिससे क्या है आपको वहाँ पर सुविधा होगी समझने में। और जितने भी लोग क्या है मेंस जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है और वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, तो मेंस जो लिखने वाले हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, और जो क्या है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी साथ में इस क्लास का फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो उनको भी साथ फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि क्या है वो अपनी आगे की जो तैयारी है वो क्या है इसी पैटर्न के अनुरूप यहाँ पर करते रहेंगे फिर। क्योंकि हमको केवल पढ़ते नहीं रहना है थ्योरी, क्योंकि आपको जो वहाँ पर है 7 पेपर है सीजीपीएससी मेंस में, तो उसमें आपको क्या है वहाँ पर लिख के दिखाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। चाहे आपके पास नॉलेज कितना भी हो, नॉलेज कम हो, अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर नॉलेज ज़्यादा है, अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो आपका नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर लिखने से ही आपको नंबर मिलेगा, तो अंततः आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर ये बैच उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग को पता है कि जो हमारा
मैथ्स का जो सेक्शन है वो आपका पेपर 4 के अंतर्गत आता है। पेपर 4 के अंतर्गत आपका मैथ्स का सेक्शन आता है। ठीक है, पेपर 4 के अंतर्गत जो भाग 2 है, भाग 2 पेपर 4, सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। CGPSC मेंस का सिलेबस आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। जब मेंस की क्लासेस भी सुबेरे चलती थी तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते थे सिलेबस को ही सबसे पहले डिस्कस किया गया था। तो वहाँ पर आप लोगों ने सिलेबस को भली भांति आप उससे परिचित होंगे। तो यहाँ पर पेपर 4 के भाग 2 के अंतर्गत आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका आता है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का होता है आपका? 50 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलता है मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, गणित प्लस यहाँ पर तार्किक योग्यता। ठीक है, गणित प्लस तार्किक योग्यता आपको, ये मैथ्स है और ये रीजनिंग है, दोनों को मिलाकर आपका भाग दो आपका पार्ट 2 बनाया गया है वहाँ पर सिलेबस में, जो कि आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट से आएंगे आपको। भाग 1 से आपका कितना पूछता है, जैसे आप लोग को पता ही होगा CGPSC मेंस के पैटर्न के बारे में, कि भाग 1 से आपका जो है वो आपका 75 नंबर का पूछता है। भाग 1 से आपका 75 नंबर का रहता है। ठीक है, और भाग 2 से आपका 50 मार्क्स का रहता है। और भाग 3 से भी आपका 75 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिलाकर आपका क्या होता है, 200 मार्क्स का एक पेपर बनता है आपका, 200 मार्क्स का एक पेपर यहाँ पर बनता है। ठीक है, 200 मार्क्स का। वॉइस वगैरह क्लियर है ना सबको? वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर देंगे। वॉइस वगैरह सब क्लियर है तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है तो एक बार कंफर्म करके बता देंगे। तो ये आपको ये वाला पैटर्न तो पता ही होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हर पेपर में आपका इस तरीके से डिवीजन आपका मेंस के सिलेबस में यहाँ पर किया गया है। तो 75 मार्क्स का आपका भाग 1 है, भाग 2 50 मार्क्स का है। तो जो आपका गणित और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे भाग 1 में, भाग 1 से आपका जो है 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर के रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे। और भाग 3 से भी आपका कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के। ठीक है, क्लियर है ना वॉइस? ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाग 1 और भाग 3 से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के। और भाग 3 से भी आपका इन्हीं नंबरों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो भाग 2 जो है इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है, 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 4 नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। भाग 2 से क्या है आपका 15 नंबर के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, वो भाग 1 और भाग 3 से ही आपके पूछे जाते हैं। इसमें केवल 2, 4, 8 और 10 नंबर के मैक्सिमम जो नंबर है क्वेश्चन का, अधिकतम अंक जो है वो 10 नंबर का आपका रहेगा। बाकी जो 2, 4 और 8 है वो तो कॉमन रहेगा सबके लिए। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? जो पैटर्न है आपका मेंस का, तो यहाँ पर जो है आपका गणित और रीजनिंग जो है 50 मार्क्स का यहाँ पर है यहाँ पर। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेंस के हिसाब से, किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, किस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है
तो वहाँ पर किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर लिखते हुए सॉल्व करना है, जिससे कि आप पूरे मार्क्स वहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो इस बैच का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको जो है उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पर करवाना है। चाहे जो मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। गौरी जी का डाउट है पार्ट 1, 2, 3 तीनों गणित का है क्या? नहीं, पार्ट 1 जो है उसमें आपका साइंस का सेक्शन है। पेपर 4 की बस बात कर रहा हूँ ना मैं। पेपर 4 में जो है आपका जो सिलेबस आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को ये डाउट नहीं आना चाहिए, अगर सिलेबस अच्छे से देखे होगे तो। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हीं को ये डाउट आएगा। तो यहाँ पर जो भाग 1 है उसमें क्या है, आपका साइंस वाला सेक्शन ज़्यादा है। साइंस वाला पूरा सेक्शन है। विज्ञान जिसमें आपका भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, ये सारा आपका भाग 1 के अंतर्गत आता है, पेपर 4 के भाग 1 के अंतर्गत। और भाग 2 के अंतर्गत आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आता है, भाग 2 के अंतर्गत। और भाग 3 के अंतर्गत आपका जो आता है वो आता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्लस आपका पर्यावरण का जो सिलेबस है आपके दिया गया है आपके सिलेबस में, वो आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्लस पर्यावरण। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत ये आता है। भाग 2 के अंतर्गत मैथ्स से रीजनिंग आता है। भाग 1 के अंतर्गत आपका साइंस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सेक्शन आता है। क्लियर है? तो ये पेपर 4 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपके आएंगी एग्ज़ाम में। और ये सबसे लेंदी पेपर होने वाला है आपका। मेंस का जो जितने भी पेपर होते हैं 7, उसमें सबसे जो लेंदी पेपर जो होता है वो आपका पेपर 4 ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें टाइम की सबसे ज़्यादा कमी आपको देखने को जो मिलेगी। टाइम की सबसे ज़्यादा कमी जो है वो आपको पेपर 4 में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है, इसमें साइंस का जो सेक्शन है वो क्या है, बहुत टाइम खाता है उसमें लिखने में। जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको समीकरण लिखना रहता है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला लिखना रहता है। तो जिससे कि क्या है, भाग 1 क्या है, इसमें बहुत टाइम खाता है, टाइम टेकिंग रहता है। और भाग 2 जो है वो भी आपका टाइम टेकिंग है, सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए तो वहीं आपका टाइम चले जाएगा पूरा। तो इसीलिए इस पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक हल किया जाता है। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको सबसे पहले भाग 2 को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप CGPSC मेंस के जितने भी पेपर देखेंगे, 7 पेपर का जो सिलेबस है उसमें अगर पूरे में पूरे मार्क्स अगर आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं तो वो आपका जो है भाग 2 जो मैथ्स और रीजनिंग है उसी में ही आपको पूरे में पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। और भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर आप अचीव कर पाएंगे। केवल मैथ्स और रीजनिंग का ही पार्ट ऐसा है जिसमें आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो पूरे में पूरे नहीं तो कम से कम 50 में 40+ नंबर तो आप आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। 40+ नंबर, 50 में 40 से ज़्यादा नंबर आप आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छे से आप इस सेक्शन को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप भाग 2 को अगर पहले सॉल्व करेंगे तो जिससे क्या है, अगर मान लो ये भाग 2 आपका अच्छा चले जाता है, मान लो आपने 40-45 नंबर का मैथ्स रीजनिंग यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइम में आपने 40 से 45 नंबर का मैथ्स रीजनिंग अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें क्या है हर क्वेश्चन में आपका आंसर आया है और गलती होने की संभावना कम है। तो पूरे के पूरे चांसेस है कि आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने हर स्टेप को वहाँ पर
फॉलो किया है तो, ठीक है। तो पूरे के पूरे नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये वाला सेक्शन अगर आपका अच्छा चले जाता है तो ये पेपर जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो थोड़ा आपका हाई रहेगा कि मैंने भाग 2 को क्या है अच्छे से यानी कंप्लीट कर लिया है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, तो जिससे क्या है उसका जो इफ़ेक्ट है आपका, अगर आप भाग 1 को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा साइंस वाले सेक्शन में, वो भी अच्छे जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी भाग 1 की, ठीक है। क्योंकि ये सब दोनों भाग 1 और भाग 3 क्या है आपके थ्योरी वाले पार्ट हैं, थ्योरी उसमें लिखना रहता है थ्योरी और डायग्राम। तो भाग 1 बाकी सेक्शन में आपको सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस क्या है हाई रहेगा। अगर भाग 2 को आप अच्छे से अटेम्प्ट करके उसमें 40 से 45 मार्क्स अगर आप अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं तो आपका बाकी सेक्शन भी अच्छे से फिर सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मेरी एडवाइस यहाँ पर आपके लिए यही रहेगी कि आपको भाग 2 को पहले सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि क्या है आप सही सही बनाकर उसमें एक अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं, जिसमें क्या है कटने की संभावना कम रहती है। तो इसीलिए भाग 2 को पहले सॉल्व करेंगे आप लोग, जब भी आप लोग मेंस देंगे या इस साल जो भी देने वाले हैं मई में, तो आप लोग भाग 2 को पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बाकी कई लोग क्या है भाग 1 को पहले सॉल्व करते हैं, अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उन लोग सॉल्व करते हैं, किसी की और स्ट्रेटजी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आपको भाग 2 को ही पहले आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़ें? तो ये आपका पेपर 4 के बारे में पूरा डिस्कशन यहाँ पर था, और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पेपर 4 का भाग 2 मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंस का तो कोई और टीचर आपके पढ़ाएंगे, और भाग 3 को हो सके तो मैं ही पढ़ाऊँगा। और लेकिन आज की जो क्लास है हमारी, अब की जो क्लास चलेगी वो आपकी गणित और रीजनिंग को लेकर ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेंस में और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखना है वहाँ पर। यही आपका मेन चैलेंज रहता है वहाँ पर। अब जैसे कि क्या है मेंस के एग्ज़ाम में आपको मैथ्स के क्वेश्चन क्या है ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है ईजी रहता है, लेकिन हड़बड़ी में क्या है टाइम की कमी के कारण क्या है जो ईजी जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ईजी क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी रहता है, और साथ में क्या है ये पेपर जो है टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिससे क्या है टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। मेन इस पेपर का जो खेल है वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही है, क्योंकि एक साइंस का सेक्शन भी है आपका। तो इसीलिए क्या है क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन क्या है हम टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ करने के कारण जो है इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हमको दिक्कत होती है, या फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं हड़बड़ी के चक्कर में। तो मेन क्या है इसका टाइम मैनेजमेंट ही इसका मेन ध्यान रखना पड़ता है इस पेपर के पेपर 4 के भाग पूरे पेपर 4 में। ठीक क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो पिछले साल के आप लोग मेंस के जो पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो पिछले साल कुछ चेंजेस यहाँ पर CGPSC की तरफ से हुए हैं। जो लाइनों की संख्या थी वो आपकी थोड़ा बढ़ा दी गई है, लाइनों की संख्या। पहले क्या होता था आपका जो आंसर शीट जो रहती थी वो ऐसे रहती थी, लैंडस्केप में रहती थी ऐसे आंसर शीट जो है, ठीक है। और यहीं पे क्या है आपका लैंडस्केप में रहती थी, यहाँ पे मार्जिन रहता था, और यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन रहती थी, ऐसे लाइनों की संख्या कम रहती थी, चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस बार क्या किया है जो
CGPSC ने थोड़ा चेंज करते हुए यहाँ पर लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन रहेगा और जो लाइनों की संख्या है उसको क्या है, बढ़ा दिया है। लाइनों की संख्या को यहाँ पर CGPSC ने, मतलब जो पिछले वाला जो मेंस हुआ था वहाँ चेंज करते हुए इस तरीके से आपका आंसर शीट वो देने लगा है CGPSC। तो लैंडस्केप को चेंज करके पोर्ट्रेट फॉर्म में वह आपको आंसर शीट उपलब्ध करा रहा है CGPSC। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी आपके लिए उसी तरीके से यहाँ पर आंसर शीट का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना पड़े, कोई भी अंतर आपको महसूस वहाँ पर ना हो। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये आंसर शीट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर शीट। तो इस तरीके से आपको आंसर शीट वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर सभी को चीज़ें? अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं समझाया हूँ सब क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आया हो फिर हम क्वेश्चन को डील करेंगे कि पुराने क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं और उनको किस टाइप से वहाँ पर सॉल्व करना रहता है, स्टेप कैसे बना के लिखे जाते हैं। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन वाले। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर देखते। जैसे श्रृंखला है कोई संख्या की, श्रृंखला है, उसके क्वेश्चन है आपके 7 है, 28 है, 63 है, ठीक है, 124 है, 215 है, 342 है, 511। ये श्रृंखला आपकी दी गई है, 7 है, 28 है, 63, 124, 215, 342 और 511। ये आपकी श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। तो इनमें आपको ये बताना है कि जो सभी संख्याएं क्या है, एक नियम को फॉलो करती है। सभी संख्याएं जो है एक नियम को फॉलो करती हैं। सभी संख्याएं एक नियम बनाती हैं। तो इनमें आपको ये निकालना है कि कौन सी संख्या जो है वह नियम का पालन नहीं करती है, कौन सी एक संख्या है जो उस नियम का पालन नहीं करती है। जो बाकी सभी संख्याएं यहाँ पर, जैसे कि आपकी 7 संख्याएं दी गई हैं, तो उनमें से 6 संख्या जो है आपकी एक नियम का पालन करती है और एक संख्या जो है आपका नियम का पालन यहाँ पर नहीं करती है। तो उस विषम संख्या को ही आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो वह संख्या आपको याद करना है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि स्पेस कम है करके, मैं आपको ऐसी मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका ये है, श्रृंखला दी गई है, 7 उसमें नंबर है जिनमें क्या है सभी संख्याएं जो है एक नियम का पालन करती हैं, केवल एक संख्या जो है उस नियम का पालन यहाँ पर नहीं करती है। तो उस एक संख्या को आपको यहाँ पर निकालना है, उस एक संख्या को यहाँ पर आपको यहाँ पर निकालना है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ये मेंस के क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आपका आया हुआ है। 2 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये क्या है आपका? रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो इसमें एक विषम संख्या आपको निकालनी है जो उस नियम का जो है पालन यहाँ पर नहीं करती है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग? अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर दिया, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर हल करके लिखते हैं, ठीक है। अब दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो गिवन लिखेंगे, बाकी हिंदी वाले जो लिखेंगे वो दिया गया है ये लिखेंगे। क्लियर है सभी को? तो दिया गया है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है यहाँ पर? जैसे कि 7 है, तो 7 किस नियम को फॉलो कर रहा है? जैसे कि 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 1 घटाऊंगा तो कितना हो गया? 7। तो 7 इस हिसाब से आ रहा है 2 की पावर 3 माइनस 1। 28 किस हिसाब से आएगा फिर? 28 आपका 3 की पावर 3 प्लस 1। 3 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब 63 किस हिसाब से आएगा आपका? तो 4 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस 1 करूंगा तो 63 आएगा आपका, ठीक है। ये नियम को पालन ये संख्याएं कर रही हैं, तो कौन सी संख्या इस नियम का पालन नहीं करती है उसको निकालना है हमको। अब 124 का मैं देखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? 5 की पावर क्यूब माइनस 1, तो 5 की पावर क्यूब माइनस 1, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 5 की पावर 3 बार गुणा करेंगे 5 को तो 125 होगा। 125 में अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 124 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कौन से नियम का फॉलो यहाँ पर हो रहा है, कौन से नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है इस क्वेश्चन में, इन नंबरों में, वो आप देख सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को कि कौन सा नियम का यहाँ पर पालन यहाँ पर किया जा रहा है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, जितने भी ऑनलाइन वाले जुड़े हुए हैं, यूट्यूब लाइव वाले और जो एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ भी डाउट होने पर आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर। कौन सा रूल्स का फॉलो हो रहा है यहाँ पर, इतना तो क्लियर है ना यहाँ पर। और देख लेते हैं आगे, संख्या 215 है यहाँ पर, 215। अब जैसे यहाँ पर आपको स्पेस का कमी पड़ेगा, ठीक है, इसके नीचे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन का स्पेस दिया गया है, यहाँ पर जगह दूसरे क्वेश्चन की जगह है, तो इसको तो आप लोग लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे खींच देना है वहाँ पे। अब 215 को देख लेते हैं, तो यहाँ पर 6 की पावर क्यूब माइनस 1, तो 6 की पावर क्यूब कितना होता है? 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, 216 माइनस 1 करूँगा तो 215 आएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद 342 को मैं देखूँगा, तो 7 की पावर क्यूब माइनस 1,
तो 7 की पावर क्यूब करेंगे तो अपन कितना आता है, 343 आता है। तो 343 माइनस 1 करूँगा तो 342 आ जाएगा। तो वहीं अगर मैं 511 करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 8 की पावर क्यूब माइनस 1। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आता है। 512 में 1 घटाएंगे तो 511 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 511 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 7 के लिए क्या था, 2 की पावर 3 माइनस 1। 63 के लिए क्या था, 4 की पावर 3 माइनस 1। 124 के लिए क्या नियम है, 5 की पावर 3 माइनस 1। 215 के लिए 6 की पावर 3 माइनस 1। 342 के लिए 7 की पावर 3 माइनस 1। 511 के लिए 8 की पावर 3 माइनस 1। 28 के लिए क्या है, 3 की पावर 3 प्लस 1। तो सब में क्या है, -1 -1, एक एक घटाते जा रहे हैं। 28 में ही केवल क्या है, हम जो है एक जोड़े हैं। तो 28 जो संख्या है वह इस नियम का पालन नहीं कर रही है। बाकी संख्याएं क्या है, समान नियम का पालन कर रही हैं। बाकी संख्याएं क्या है, समान नियम का पालन कर रही हैं। 28 जो संख्या है वह नियम का पालन यहाँ पर नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें एक को जोड़ना पड़ रहा है, बाकी में एक को घटाना पड़ रहा है। तो इसीलिए वह जो विषम संख्या जो होगी, यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है ना, वहाँ पर उत्तर में भी वहाँ पर लिखना है। अतः वह विषम संख्या 28 होगी। इस तरीके से वहाँ पर आपको उत्तर भी लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। वहाँ पर उत्तर को छोड़ के नहीं आना है, वहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है शब्दों में। उत्तर का भी नंबर रहता है, स्टेप का नंबर तो रहता ही रहता है, साथ में आपका जो है उत्तर जो लिखते हैं उसका भी नंबर है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर का भी यहाँ पर नंबर रहता है, वरना फिर उत्तर नहीं लिखोगे तो 1-2 नंबर आपका कट जाएगा। जैसे बड़े क्वेश्चन में अगर उत्तर नहीं लिखोगे तो 1-2 नंबर कट जाएगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसमें उत्तर आप नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट सकता है इसमें। तो इसलिए इस तरीके से पूरा स्टेप आपको लिखना है, उसके बाद आपको उत्तर भी वहाँ पर लिखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप लिख कर। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोगों ने स्टेप बना लिया। मैथ्स के क्वेश्चन में स्टेप बनाना आसान रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आपको स्टेप बनाना आना चाहिए। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, कि रीजनिंग के क्वेश्चन में स्टेप बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कई लोग को, तो उसमें भी आपको स्टेप बनाकर लिखना आना चाहिए यहाँ पर, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ ना आया हो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं, क्लियर है तो बताएंगे क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग बता देंगे क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है बोल रहे हैं सब? ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप से हमको वहाँ पर लिखना है।
और पार्ट 3 जैसे हर पेपर में भाग 3 होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आपका मेंस के दिन क्या है, आपका एक दिन में 2 पेपर होता है। ठीक है, एक दिन में 2 पेपर होता है और प्रत्येक पेपर में आपके 3 भाग होते हैं। तो उसी दिन आपको देना है सब। एक दिन में 2-2 पेपर देना पड़ता है 3-3 घंटे के। लगातार 4 दिन तक आपका मेंस का पेपर चलता है। ठीक है, लगातार 4 दिन तक। ठीक है, तो एक दिन में 2 पेपर होता है आपका, 9 से 12 होता है और 2 से 5 होता है, ऐसा कुछ टाइमिंग है। तो एक दिन में 2 पेपर आपका मेंस में आपका होता है। तो तैयारी आपका अच्छा रहेगा, तभी आप वहाँ पर एक दिन में 2 पेपर वहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, 4 दिन में आपका पूरा मेंस ख़त्म हो जाता है। 4 दिन में 7 पेपर आपका 4 दिन में हो जाते हैं। और हर पेपर में आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखने को मिलेगा। सिलेबस को आपको, मेंस का सिलेबस आपके पास होगा, उसको आपको अपने पास हमेशा रखना है। जिन लोग भी CGPSC की तैयारी वाले हैं, आपको मेंस का सिलेबस को हमेशा अपने पास रखना है। उसमें आपका पूरा दिया हुआ है, भाग 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। उसको आपको कई बार पढ़ना है सिलेबस को, ऐसा रखे नहीं रहना है। उसको क्या है, कई बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम सिलेबस बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस को हमेशा बार बार देखते रहना है। अब जैसे कि उससे फिर आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। सिलेबस आपके दिमाग में है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर तैयारी करना है। तो सिलेबस आपका रामबाण है, सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको नोट्स भी बनाना है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया हुआ था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता चल सके कि CGPSC किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछता है मेंस में। ज़्यादा टफ क्वेश्चन CGPSC नहीं पूछता है मेंस में। मेन आपका जो वो रहता है, चैलेंज जो रहता है वहाँ पर, वो आपका टाइम मैनेजमेंट का ही वहाँ पर ज़्यादा चैलेंज रहता है। खासकर इस पेपर में तो आपको स्पीड रखना पड़ेगा, खासकर पेपर 4 में तो, क्योंकि इसी में साइंस भी है, इसी में मैथ्स भी है, इसी में रीजनिंग भी है, इसी में साइंस एंड टेक भी है, इसी में इन्वायरमेंट भी है, पर्यावरण भी है। तो ये पेपर आपका टाइम मैनेजमेंट वाला पेपर है। इसमें चीज़ें टफ नहीं आती हैं, टाइम मैनेजमेंट का खेल है इसमें। तो एक क्वेश्चन और आया हुआ था आपका, जो है यदि ठीक है, x/y प्लस y/x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में दिया है x/y बराबर नहीं है 0 के, तब x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x³ माइनस y³ का यहाँ पर मान आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा है। बड़े क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद बड़े क्वेश्चन की तरफ तो जाना ही है हमको। 10 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन उसको करेंगे, पहले छोटे छोटे से शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे से अगर स्टेप बनाना आप लोग सीख जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन को भी आप आसानी से डील कर लेंगे, उसमें भी स्टेप आप बना लेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे नंबरों के क्वेश्चन से ही हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हल लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे, जो दिया गया रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया क्या गया है हमारे पास क्वेश्चन में, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1, ये दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब उसके बाद यहाँ पर x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर में -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पर x चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे क्या है, जगह की कमी पड़ेगी आपको एग्ज़ाम में। तो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको जगह को मैनेज करते हुए भी लिखना है। वहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्या है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको जगह की क्या है, स्पेस की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसी तरीके से आपको साइड बाई साइड ऐसे लिख के आपको जगह को, स्पेस को मैनेज करते हुए वहाँ पर आपको चलना है, तभी आप पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर लिख पाएंगे। अब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, एक्स वाई को इधर ले गया तो माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब एक्स वाई को इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। ये हो गया। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब अपन को मान किसका निकालना है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो फॉर्मूला होता है वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया आपका। अब समीकरण 1 से आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। समीकरण 1 से मान रखने पर तो एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस वाई गुणा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर बराबर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन उत्तर भी आपको लिखना है यहाँ पे स्पेस कम है करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको भी उत्तर करके यहाँ पे लिखना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान 0 होगा करके। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर स्पेस को क्या है मैनेज करते हुए भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए।
क्लियर है सभी को क्वेश्चन? जूम कर दिया है मैंने, देख सकते हैं यहाँ पर, जूम किया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है सभी को? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका 3/8। तीन बटे आठ पाँच बटे 12 9/16 3/8 5/12 का महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। बस इसमें क्या है, आपको स्टेप बनाने आना चाहिए। ठीक है, स्टेप बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेंस में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग जो है उतना टफ नहीं पूछता है, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। बस आपका चैलेंज जो है आपका टाइम मैनेजमेंट को लेकर वहाँ पर चैलेंज रहता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग पेपर बोला जाता है इसको। पूरे 7 पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर आप इस पेपर में कर सकते हैं।
मेंस के जो 7 पेपर हैं, बाकी सब तो थ्योरी है। इसमें क्या है, मैथ्स में ही आप पूरे में पूरे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी साइंस वाला में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस इसमें टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आप इस पेपर में अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो स्कोरिंग पेपर इसको बोला जाता है, स्कोरिंग। तो इस पेपर को क्या है, आपको लाइटली नहीं लेना एकदम, पेपर 4 को, ठीक है। पेपर 4 को आपको लाइटली बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, स्कोरिंग माना जाता है। ठीक है, स्कोरिंग ये पेपर आपका माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इसका स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि दिया गया है हमारे पास, ठीक है, दिया गया है 9/16, ठीक है। अब महत्तम समापवर्त निकालना है आपको। मैं इसी म और स बस लिख दे रहा हूँ ना, इसका फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो महत्तम समापवर्त में क्या होता है, अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त, यही होता है महत्तम समापवर्त। आपने पढ़ा होगा, तो जो भिन्न जो संख्याएं रहती है उनका जो अपन को महत्तम समापवर्त निकालना रहता है, तो अंश का महत्तम समापवर्त निकालते हैं और हर का क्या है, अपन लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं अपन, उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, बस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। तो अंश का महत्तम समापवर्त मतलब 3, 5, 9 का म सा मतलब महत्तम समापवर्त बटे में 8, 12, 16 का ल सा लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो 3, 5 और 9 इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा, उसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ उभयनिष्ठ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर 3, 5 और 9 में। तो उसका महत्तम समापवर्त यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, इसका महत्तम समापवर्त यहाँ पर 1 हो जाएगा। अंश का मतलब 1 बटे, और इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 8, 12 और 16 का। जैसे निकाल के देखेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 12 और 16 का। निकाल के आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 48 यहाँ पर आएगा, 48 आपका, इसका लघुत्तम समापवर्त 48 आना चाहिए। आप लोग निकाल के भी देखेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये आपका क्या है, जो भिन्न है उसका महत्तम समापवर्त हो गया, ठीक है। महत्तम समापवर्त 1/48 हो गया, ठीक है। अब क्या है, अपन को लघुत्तम समापवर्त भी निकालना है बोला है, यहाँ पे एक से लाइन खींच देंगे। तो लघुत्तम समापवर्त के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त, ठीक है। अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं अगर किसी भिन्न का,
तो अंश का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं और हर का महत्तम समापवर्ती निकालते हैं किसी भिन्न का निकालना है तो। क्लियर यहाँ तक चीज़ें सभी को? किस टाइप से आपको स्टेप बनाकर यहाँ पर लिखना है वो सब क्लियर है? अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो अंश क्या है आपका 3, 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती बटे में आपका क्या आ जाएगा, हर क्या है 8, 12, 16 का महत्तम समापवर्ती। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3, 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 से जाएगा 1, यहाँ से 3, फिर 3 से जाएगा 1 बार 3, 3, 9, 9, 45 आएगा यहाँ पर। तो 45 आएगा, 3, 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती 45 और 8, 12 और 16 का महत्तम समापवर्ती कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, जो जिससे क्या है ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपकी 4 आएगी, 4 से 8 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, 16 भी जाएगा। ठीक है, तो आपका लघुत्तम समापवर्ती कितना आ जाएगा 45/4। अब यहाँ पे उत्तर के रूप में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः अभीष्ट महत्तम समापवर्ती 1/48 व लघुत्तम समापवर्ती 45/4 होगा। इस तरीके से आपको उत्तर में भी इस तरीके से यहाँ पर लिख के आना होगा, वहाँ पर एग्जाम में उत्तर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अभीष्ट महत्तम समापवर्ती 1/48 व लघुत्तम समापवर्ती 45/4 होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टेप को फॉलो करते हुए पूरा यहाँ पर लिखना है आंसर को, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको मेंस में अप्रोच करना है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर? समझ में आ रहा है ना किस टाइप से आपको स्टेप बनाना है? एक एक स्टेप यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर उत्तर को भी यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आपको, और कैसे स्पेस का यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी आपको आना चाहिए। कैसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस को क्या है 2 भागों में विभाजित करके एक साइड अपन महत्तम समापवर्ती निकाले और एक साइड क्या है लघुत्तम समापवर्ती निकाले हमने। तो इस तरीके से स्पेस का विभाजन करके हमने स्पेस का सही यूज़ करते हुए हमने क्या है यहाँ पर आंसर को यहाँ पर लाया है, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती। तो इस तरीके से आपको क्या है यहाँ पर जो है मेंस के पेपर में आपको इसी अप्रोच के साथ यहाँ पर चलना है। क्लियर सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। सेवन प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका 7 प्लस √5 बटे में 7 माइनस √5 माइनस आपका 7 माइनस √5 7 प्लस √5, ये दिया गया है क्वेश्चन आपका। बराबर में क्या है आपका a प्लस 7 √5 बटे 11b। ठीक है, तब क्या है आपको a व b का मान ज्ञात कीजिए। ए व बी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है आप लोग को। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, ए व बी का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको सीधा एलसीएम निकालना है और सॉल्व करना है, और लास्ट में क्या है हम इसकी तुलना कर देंगे, तो जिससे क्या है हमको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हल दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे, क्या दिया गया है 7 प्लस √5 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 7 प्लस √5 बराबर a प्लस 7 √5 बटे 11 इंटू बी। ये दिया गया है। अब इसी को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है सभी को?
अब जैसे कि इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ए धन बी ए माइनस बी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 7 माइनस √5, 7 प्लस √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 7 + 5 हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 7 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा a + 7 √5/11 इंटू बी। अब इसको फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर a धन b का स्क्वायर से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 प्लस √5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस 2ab मतलब 14 √5, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 √5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a धन b a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे बताना है a धन b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टाइप का लिख कर आपको यहाँ पर बताना है कि इस सूत्र से यहाँ पर अपन इसको सॉल्व किए हैं। तो 49 माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर साइड में सूत्र लिख के बताना है। यहाँ भी स्पेस का मैं करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को यहाँ पर लिखना है पूरा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 49 गया 5 5 कड़ी है 14 √5 कितना हो गया 28 √5/44, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 14, यहाँ पे 22, फिर कटेंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पर 11, तो 7 √5/11 बराबर कितना आ जाएगा a + b, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे 7 √5/11 है और यहाँ पे गुणा में b है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है a प्लस है, तो यहाँ पर 0+ ऐसे लिख सकता हूँ, 0+ गुणा 1 मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करने पर जो a की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 7 √5/11 था, गुणा में 1 कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस में 0 जोड़ दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर तुलना करेंगे तो a और b का मान यहाँ पर अपन को निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है सभी को यहाँ पर चीज़ें सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है। तो मैथ्स का आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मैथ्स का जो है बाकी जो अगला है फिर हम कल की क्लास में देखेंगे,
है ना। मैथ्स को क्या है यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे जो है हम फिर इकोनॉमी के जो इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी हम आगे जो है कल की क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों को लाइव ज्वाइन होने के लिए, ठीक है।